हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रकाश के अपूर्णांक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ द्रव्यमान के माध्यम के निरपेक्ष अपूर्णांक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जितनी भी सारी चीज़ें दी होती हैं सब इम्पोर्टेंट है। जैसे हम मान लें वायु का जो हमारा वायु का अपूर्णांक कितना, ये अपूर्णांक लिख लेना इम्पोर्टेंट है, इसी को याद करना। इसके अलावा आप याद मत करना, मेरी डेफिनेटली मेरी गारंटी है इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। वायु का जो होता है अपूर्णांक 1.0003 होता है, ठीक है। इसके बाद बर्फ़ का लिख लीजिए, बर्फ़ का अपूर्णांक कितना होता है, तो बर्फ़ का होता है 1.31। कितना होता है दोस्त मेरे, 1.31। बर्फ़ के बाद जल आ जाता है, जल का होता है 1.33। कितना होता है, 1.33 होता है। इसके बाद एल्कोहल का आ जाता है, यानी एल्कोहल का आ जाता है, तो एल्कोहल का कितना होता है दोस्त मेरे, तो एल्कोहल का आपका हो जाएगा 1.36। कितना हो जाएगा, 1.36। इसके बाद नोट करिए केरोसिन का, किसका, केरोसिन का कितना होता है, तो केरोसिन का नोट करिएगा 1.44 होता है, यानी 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 12 का। ऐसे याद कर सकते हैं, 0.2 बढ़ गया, 0.3 बढ़ गया, ठीक है। जैसे बर्फ़ लिया, समझिएगा, बर्फ़ लिया और इस बर्फ़ में थोड़ी सी जल मैंने मेल्ट होने के लिए जल मिला दिया, तो 0.2 मेल्ट कर दिया। इसमें जल में क्या कर दिया, एल्कोहल मिला दिया और पी गया। समझ बताई, तो ये तीनों आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। केरोसिन का ऐसे याद कर सकते हैं कि केरोसिन 144 रुपये लीटर मिल रहा है। एक आया है संगलित क्वार्टर्ज, संगलित क्वार्टर्ज, ये याद रखिएगा। ये पूछेगा, बहुत कम लोग को, रेयर केस होगा, जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसी को मालूम होगा संगलित क्वार्टर्ज। इसके बाद तारपीन का तेल, क्योंकि ये सब एल्कोहल वल्कोहल तो पूछ ही चुका है, बर्फ़ तो सब जानते होंगे, लेकिन तारपीन का तेल ये सब जितने भी आ रहे हैं 1.47 होता है, एक ज़्यादा होता है। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा बेंजीन का, किसका, बेंजीन का। बेंजीन का होता है 1.50। कितना होता है दोस्त मेरे, 1.50। इसके बाद आता है क्राउन कांच का, किसका, क्राउन कांच का। क्राउन कांच का होता है 1.52। कितना होता है, 1.52, ये याद रखना है आपका। इसके बाद एक आता है कनाडा, कनाडा, कनाडा बाल्सम, क्या, कनाडा बाल्सम। ये ऐसे है जो बहुत कम लोग जानते होंगे, 1.53, ठीक है। इसके बाद खनिज नमक का कितना होता है, खनिज नमक का कितना होता है, तो खनिज नमक का होता है फ्रेंड्स 1.54। याद करने का तरीका बताऊंगा अभी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइसल्फाइड का, तो कार्बन डाइसल्फाइड का आप देख लीजिए अपूर्णांक कितना होता है, इसका होता है 1.63, ठीक है। फिर एक आता है सघन फ्लिंट कांच, सघन फ्लिंट कांच, तो सघन फ्लिंट कांच का आता है 1.65। कितना आता है, 1.65। फिर एक आता है रूबी, जिसको बोलते हैं मणिक्य, जिसको क्या बोलते हैं, मणिक्य बोलते हैं। इसका होता है 1.71। कितना होता है, 1.71। फिर एक होता है नीलम, क्या होता है नीलम, इसका होता है 1.77। कितना होता है, 1.77। फिर आता है डायमंड, हीरा, हीरे का 2.42 होता है। अब इसमें क्या है कि ये जितने सारे हमने आपको लिखवाया है, कनाडा बाल्सम बहुत कम, रेयर याद करेंगे सब। देखिए वायु का, बर्फ़ का, जल का, एल्कोहल का, केरोसिन तेल का, ये सब याद आप कर रहे हैं। लेकिन पूछेगा कि संगलित क्वार्टर्स का, आप पूछेंगे अरे ये कहाँ से पूछ दिया, बट ये सब एनसीईआरटी का दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तारपीन का तेल का पूछ देगा, क्राउन कांच तो पूछता ही है, कार्बन डाइसल्फाइड्स का, संघन फ्लिंट कांच का, रूबी का, है ना, ये सब याद करिएगा, ठीक है। खनिज नमक का, क्योंकि ये छोटे 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 से ये सब याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। जैसे मुझे वायु का तो 1.0003, यानी 000 होगा तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। बर्फ़ का अगर बात करें तो बर्फ़ का 1.31। कितना, 1.31। बर्फ़ में अगर जल मिला देंगे,
बर्फ़ में हम कितना जल मिलाएं, 0.2 जल मिलाएं। तो बर्फ़ में 0.2 जल मिलाएं तो क्या आ गया हमारा, जल का अपूर्णांक। और इसमें पॉइंट हमने 3 मिला दिया, जल में हम अल्कोहल 0.3 मिला दिया तो अल्कोहल बन गया, तो 1.36। क्लियर। केरोसिन हमारा कितना, 112 का स्क्वायर यानी 144 रुपये, 1.44 रुपये का मिलता है। ठीक है, लीटर। संगलित क्वार्टज का, संगलित जो क्वार्टज होता है केरोसिन में, संगलित क्वार्टर को हमने 0.2 ऐड कर दिया। कितना कर दिया, 0.2। तारपीन के फिर जब संगलित क्वार्टज बना तो इसमें हमने 0.1 ऐड किया तो तारपीन का तेल बन गया। तारपीन के तेल के लिए बेंजीन को हमने ऐड किया, 3 ऐड किया तो 1.50 बन गया। फिर 2 बेंजीन से हमने क्राउन कांच बना दिया 0.52 ऐड करके, ऐसे। इसके बाद 0.1 बढ़ा, 0.1 बढ़ा, यहाँ 0.2 बढ़ा, यहाँ 0.6 बढ़ा, यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 नहीं, ये सबट्रैक्ट करके घटा लीजिएगा कितना बढ़ गया। ऐसे करके रिलेट करके आप याद करेंगे। क्लियर हो रही है ना बात, क्लियर हो रही है। आज हम आप लोग को बोले थे कि दोस्त मेरे, आप लोग को आज मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, कल हमने थ्योरी आपको पढ़ा दिया था, थ्योरी बिल्कुल पढ़ा दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ और थ्योरी में रह गया है, एक लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये नहीं हुआ था तो मैं आज बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद कराएंगे न्यूमेरिकल। लिखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रांति कोण हमने बताया था, है ना। क्रांति कोण हमने बताया था कि वह तापमान कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो आपका क्रांतिक कोण जो होता है ना, जो क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री से, किससे डिग्री से, 42 डिग्री से अगर अधिक एंगल पर, 42 डिग्री से अधिक एंगल पर आपतित होता है, आपतित करवाया जाए। ठीक है, आपतित करवाया जाए तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। क्रांतिक कोण से अगर 42 डिग्री अधिक एंगल पर आपतित कर रहे हैं तब। ठीक है, दूसरा भी फार्मूला इसका होता है, डायरेक्ट पूछ भी सकता है। ठीक है, कि जब आपतन कोण क्या होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के बजाय क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के बजाय पुनः सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, पुनः सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं जी, इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर हो रही दोस्त मेरे, बिल्कुल। अगर हम बात करें जैसे हीरे का आपका अपवर्तनांक, अगर हम बात करें हीरे का चमकना जो है क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरीचिका का चमकना भी क्या है, टोटल रिफ्लेक्शन है। तारे का टिमटिमाना क्या है, तारे का टिमटिमाना क्या है, ये भी टोटल रिफ्लेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये जितनी सारी हमने आपको लिखवाया है ना, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है अभी।
चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम कराते हैं आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चंस लिखिए आप। पहला क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। दोस्त मेरे, आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद है। हम मैराथन लेकर आएंगे, पता है कब? जब जैसे हमने टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा दिया, तो एक बार लेकर आएंगे हम पूरी एनसीईआरटी का मैराथन क्लास, केमिस्ट्री का पूरी एनसीईआरटी, फिजिक्स का पूरी एनसीईआरटी, बायो का। इतने सारे हम क्वेश्चंस लाए, पूरे चैप्टर को हम कराएंगे, एक ही बार में सभी करा देंगे, ठीक है। लेकिन जब इसको पढ़े रहिएगा आप, तभी आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से किस में जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं, तब प्रथम माध्यम का, एक चीज देखिएगा, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष है ना, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है जी, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले लिखते हैं, जिसको बाद में पूछता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे पूछ रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष आपका पूछेगा, जैसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और दूसरे माध्यम का तो 1 μ2 हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? यानी आपको साइन आई की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री आपतन कोण। अपवर्तन कोण साइन आर की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो 1 μ2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 μ2 बराबर आपका होता है ना, 1 μ2 बराबर होता है μ2/μ1, और इसके बराबर होता है साइन आई/साइन आर। ठीक है जी। तो हमको ये वैल्यू दे दिया है आपका, और इसके ये आप याद रखिएगा कि प्रथम माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा 1 μ2 बराबर μ2/μ1 ये होता है। अगर पूछेगा जल के सापेक्ष, तो आप जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक तो जी लिखेंगे यहाँ पे। तो जल के सापेक्ष जिसके उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो μg/μw। क्लियर है? बात क्लियर हो रही है? अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 1 μ2 बराबर साइन आई की वैल्यू, यानी साइन आई/साइन आर, तो साइन 45/साइन 30। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/2 होता है साइन 30। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2/√2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, है ना, तो ये 2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, अर्थात प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम का जो सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा 1.414 होगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल जी। अब आ जाइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्लियर हो रही है बात? लिखिएगा, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक
जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। कितना है? 4/3 है। एवं अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। कितना है? 5/2 है। तब जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त मेरे, क्या दिया हुआ है? जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, तो पहले आप लिखोगे क्या लिखोगे? वायु के सापेक्ष, तो यानी एयर, वायु को हमने एयर मान लिया, तो एयर के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। और एवं अन्य पदार्थ का, जो अन्य पदार्थ है वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, तो अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष यानी सॉलिड का 5/2 दिया हुआ है। क्लियर है ना दोस्त मेरे? इतने बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। हमने बोला था कि इसको लिखेंगे कैसे, तो μW अपान μA कितना दिया है? 4/3 दिया हुआ है ना दोस्त मेरे? 4/3 दिया हुआ है। क्लियर है? 4/3 दिया हुआ है। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे? μS अपॉन कितना लिख देंगे? μS अपान μA कितना दिया है? 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है ठोस पदार्थ के सापेक्ष, यानी मुझे निकालना कितना है? ठोस पदार्थ के सापेक्ष, यानी यस म्यू ठोस पदार्थ के सापेक्ष जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष यानी वाटर का निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे? μW अपॉन μS। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना? इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे μW ऊपर हो गया और μA नीचे हो गया, अब इसको हम इन्वर्स अगर कर दें, इन्वर्स करने का मतलब है अगर μA ऊपर ले जाए और μS नीचे लेकर आए, है ना, तो μW का मान, μW अपान μA का मान 4/3 तो रखेंगे और इसको 5/3 को 2/5 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें μW अपान μS की वैल्यू लानी है। क्लियर हो रही बात? तो म्यू से कट जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे ना दोस्त मेरे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। और ये μW अपान μS की वैल्यू आ जाएगी, μW अपान μS की वैल्यू आ जाएगी 8/15। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ बात आ रही है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चंस और कराएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस और कराएंगे अच्छे से, ठीक है जी? आइए, ये क्वेश्चंस और कराएंगे दोस्त मेरे। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चंस और लिखिए, ठीक है? क्वेश्चंस नंबर 3 लिखिए, ठीक है दोस्त मेरे? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए वायु के सापेक्ष, है ना, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 एवं 1/2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जो पहले दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष जल,
तो हमने बताया था जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले, यानी एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है, क्लियर। और एयर के सापेक्ष ग्लास का कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष नीचे आएगा और जल का ऊपर आएगा, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्लियर। इसको लिखने के लिए कैसे बताए थे, इसको लिखेंगे म्यू डब्ल्यू अपान म्यू ए बराबर 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, म्यू जी अपान म्यू ए 1/2, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। म्यू डब्ल्यू ऊपर रहेगा, म्यू जी नीचे रहेगा, तो म्यू डब्ल्यू अपान म्यू ए मल्टीपल अगर करेंगे, इसका इन्वर्स कर दीजिए, इसका इन्वर्स करेंगे म्यू ए अपान म्यू जी, ठीक है। म्यू ए अपान म्यू जी 1/3 इंटू इसको इन्वर्स करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 2/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था, जल का कांच के सापेक्ष। तो जल का इसको कैसे लिखेंगे, जल के कांच के सापेक्ष लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। क्लियर हो गया। दो हमने 3 क्वेश्चन कराया, क्लियर हो गया ना। डब्ल्यूटी मानिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेगा। एक आप होमवर्क में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/5 एवं 5/2 है, ठीक है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हमने क्वेश्चंस आपको दे दिया। आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, पूरे जितने हमने समझाया आपको बात समझ में आई, बिल्कुल। अब हम ये चैप्टर हम फिनिश हो गया मेरे तरफ से। अब हम जो चैप्टर हमको आपको पढ़ाएंगे वो लेंस के बारे में पढ़ाएंगे। अब हम करेंगे लेंस स्टार्ट, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी बाय हुब है दोस्त मेरे, एक भी हम क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। बल्कि एनसीईआरटी के थ्रू लेकर के एग्जाम्पलर को भी मैंने इन्वॉल्व किया इसमें, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगले चैप्टर मिलेंगे लेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।